आज के इस गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स, बेहतरीन टेक आर्टिकल्स और कुछ बेहद डिटेल्ड डेवलपर नोट्स का एक पूरा स्टैक रखा है। काफी भारी भरकम स्टैक है। हाँ बिल्कुल। और इन सब में ना एक ही टॉपिक पूरी तरह से छाया हुआ है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, जिन्हें हम प्यार से CNN भी कहते हैं। एकदम सही। अब वैसे तो हम सबको पता है कि CNN क्या करते हैं, मतलब हमारा फोन हमारा चेहरा देखकर जो अनलॉक हो जाता है। या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स सड़क पर चलते हुए इंसानों और गाड़ियों को डिटेक्ट कर लेती हैं। हाँ, ये सब इसी CNN आर्किटेक्चर का ही कमाल है। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इन बेसिक्स पर बात करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हमारा लक्ष्य उन कंट्रोल नॉब्स या सेटिंग्स को डिकोड करना है जो इस पूरी तकनीक को पर्दे के पीछे से चलाते हैं, जिन्हें टेक्निकली हाइपर पैरामीटर्स कहा जाता है। हाँ, और रिसर्च पेपर्स का ये स्टैक साफ बताता है कि एक सफल मॉडल बनाने के लिए इन्हें समझना ही सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर ये हाइपर पैरामीटर्स नेटवर्क के नॉर्मल पैरामीटर्स से अलग कैसे हैं और ये इतने जरूरी क्यों हैं? मशीन लर्निंग मॉडल्स की वर्किंग को अगर हम करीब से देखें तो पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो नॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं? मॉडल पैरामीटर्स वो होते हैं जो नेटवर्क ट्रेनिंग के दौरान खुद सीखता है। हाँ, जैसे न्यूरल नेटवर्क के वेट्स और बायसेस। मतलब नेटवर्क डेटा देखता है, गलती करता है और फिर खुद अपने वेट्स को एडजस्ट कर लेता है। बिल्कुल, इसमें हमारा कोई सीधा दखल नहीं होता। लेकिन हाइपर पैरामीटर्स पूरी तरह से अलग गेम है। वो कैसे? ये ऐसी मैनुअल सेटिंग्स हैं जो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही फिक्स करनी पड़ती हैं। इन्हें हम मॉडल का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। अच्छा, तो अगर ये शुरुआती नियम या सेटिंग्स ही गलत हो गई तो मॉडल जल जितना भी डेटा प्रोसेस कर ले, उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी कभी अच्छी नहीं हो सकती। मेक सेंस। मतलब हम मशीन को ये नहीं बता रहे हैं कि उसे क्या सीखना है, बल्कि हम उसके सीखने का पूरा फ्रेमवर्क या तरीका सेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारे नोट्स में जिस हाइपर पैरामीटर ने सबसे ज्यादा अटेंशन लिया है ना, वो है कर्नल साइज। ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको विजुअलाइज करने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। हाँ, वो लेंस वाला एग्जाम्पल। बिल्कुल। मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ी और बारीक डिटेल्स वाली इमेज है। हम उस पर एक लेंस रखते हैं, एक छोटे हिस्से के फीचर्स को प्रोसेस करते हैं और फिर लेंस को खिसका देते हैं। हाँ, CNN में कर्नल या फिल्टर बिल्कुल इसी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इनपुट डेटा पर स्कैन करता है। सही कहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस मैग्नीफाइंग ग्लास का साइज आखिर डिसाइड कैसे होता है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कर्नल का साइज सीधे तौर पर फीचर एक्सट्रैक्शन और कंप्यूटेशन के बीच एक बैलेंस तय करता है। मतलब ये कि लेंस कितना बड़ा हो और कितनी मेहनत लगे। हाँ, कर्नल का आकार ये डिसाइड करता है कि नेटवर्क एक बार में इमेज के कितने बड़े हिस्से को देख रहा है, जिसे हम रिसेप्टिव फील्ड कहते हैं। तो अगर हम रिसर्च पेपर्स को देखें तो 3x3 का कर्नल साइज इंडस्ट्री का एक बहुत ही स्टैंडर्ड चॉइस बन चुका है। एकदम सही। ज्यादातर आर्किटेक्चर इसी से शुरू होते हैं। लेकिन 3x3 ही क्यों? क्या हम 5x5 या 7x7 इस्तेमाल करके एक ही बार में ज्यादा एरिया कवर नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन 3x3 एक बेहतरीन स्वीट स्पॉट है। स्वीट स्पॉट कैसे? ये इमेज के जो स्थानिक पदानुक्रम है या स्पेशल स्ट्रक्चर है, उसको बहुत अच्छे से कैप्चर करता है और साथ ही कंप्यूटेशनल कॉस्ट को भी लिमिट में रखता है। तो अगर हम 5x5 या उससे बड़े कर्नल की तरफ जाते हैं तो उसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हम बड़े और ब्रॉड फीचर्स को जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। कंप्यूटिंग पावर? बिल्कुल। बड़े कर्नल का मतलब है हर कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन में बहुत ज्यादा गणितीय कैलकुलेशंस का होना। इससे प्रोसेसिंग पावर की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। और कोई नुकसान? दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि बड़े लेंस से स्कैन करने पर हम इमेज की बहुत ही बारीक डिटेल्स, जो फाइनल डिटेल्स होती हैं, उनको मिस कर सकते हैं। हाँ, ये तो लॉजिकल है। अगर हमें चेहरे पे एक छोटा सा तिल खोजना है तो बहुत बड़ा लेंस तो काम नहीं आएगा। एकदम सही एनालॉजी है। अब इसी मैग्नीफाइंग ग्लास वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लेंस का साइज तो तय हो गया, लेकिन अब हमें ये तय करना है कि हम उस ग्लास को इमेज पर कितना खिसकाएंगे। क्या हम उसे हर एक पिक्सल के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे या हम बीच में कुछ जगह छोड़ के सीधे छलांग मारेंगे? और इसी खिसकने या जंप करने के अमाउंट को स्ट्राइड कहा जाता है। बिल्कुल। और इस स्ट्राइड का आउटपुट फीचर मैप पर बहुत गहरा असर होता है। तो जब हम स्ट्राइड 1 रखते हैं तो क्या होता है? तब कर्नल एक एक पिक्सल करके आगे बढ़ता है। कोई पिक्सल छूटता नहीं। हाँ,
लेकिन जैसे हम स्ट्राइड को 2 या 3 करते हैं, तो कर्नल बीच के पिक्सेल्स को स्किप करने लगता है। हाँ, मतलब हम जानबूझकर कुछ डेटा को इग्नोर कर रहे हैं। एक तरह से हाँ। इस प्रोसेस को मशीन लर्निंग में डाउन सैम्पलिंग कहते हैं। तो हम डेटा इग्नोर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बड़े स्ट्राइड का फायदा ये है कि इससे आउटपुट का साइज या स्पेशल डायमेंशंस तेजी से कम हो जाते हैं। अच्छा, तो कम ऑपरेशंस में ही कर्नल पूरी इमेज को कवर कर लेता हाँ, है। बिल्कुल, जिससे कंप्यूटेशन बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन ट्रेड ऑफ वही है, स्पीड के चक्कर में हम डिटेल्स खो देते हैं। एग्जैक्टली। अगर टास्क ऐसा है जहां हर एक पिक्सल की पोजीशन बहुत मैटर करती है, तो बड़ा स्ट्राइड मॉडल की एक्यूरेसी को गिरा सकता है। स्पीड वर्सेस डिटेल का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ। हाँ, ये हमेशा रहता है। लेकिन टेक आर्टिकल्स पढ़ते हुए मुझे एक और बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने दिखी। कौन सी? जब हमारा कर्नल इमेज के बीच में होता है तब तो ठीक है, हाँ, तब तो वो पूरी तरह से पिक्सल से घिरा होता है। लेकिन जब वो किनारों पर पहुंचता है, एजेस पर, तो क्या होता है? बॉर्डर वाले पिक्सेल्स तो कर्नल के नीचे बहुत कम बार आते हैं। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। ऐसे में किनारे की इन्फॉर्मेशन तो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी ना। और इसी इन्फॉर्मेशन लॉस को रोकने के लिए पैडिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। पैडिंग मतलब कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना? बिल्कुल। पैडिंग का मतलब है ओरिजिनल इमेज या इनपुट डेटा के चारों तरफ कुछ एक्स्ट्रा पिक्सेल्स की एक बाउंड्री जोड़ देना। आमतौर पर ये एक्स्ट्रा पिक्सेल्स 0 होते हैं। तो बेसिकली हम इमेज को एक आर्टिफिशियल फ्रेम पहना रहे हैं ताकि असली किनारे बीच में आ जाएं। एग्जैक्टली। नेटवर्क आर्किटेक्चर में 2 तरह की पैडिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। वैलिड पैडिंग और सेम पैडिंग। हाँ, वैलिड पैडिंग का मतलब है कि असल में हम कोई पैडिंग नहीं दे रहे हैं। मतलब नाम वैलिड है लेकिन पैडिंग है ही नहीं। हाँ, कर्नल सिर्फ वही घूमेगा जहां वो पूरी तरह से फिट होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हर लेयर के बाद आउटपुट का साइज ओरिजिनल इनपुट से छोटा होता चला जाता है। और सेम पैडिंग में? सेम पैडिंग में हम उतने ही 0 ऐड करते हैं जिससे इनपुट और आउटपुट का साइज बिल्कुल बराबर रहे। तो जब हम बहुत गहरे या डीप नेटवर्क्स बना रहे होते हैं, तब हम नहीं चाहते कि 10 लेयर्स के बाद हमारी इमेज का साइज सिकुड़कर बस कुछ पिक्सेल्स का ही रह जाए। हाँ, वरना आगे प्रोसेस करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल। सेम पैडिंग ये इंश्योर करती है कि बाउंड्री की इन्फॉर्मेशन भी बचे और डेटा का डायमेंशन भी मेंटेन रहे। लेयर्स और डायमेंशंस की बात हो ही रही है, तो नेटवर्क को सिर्फ लंबाई चौड़ाई में नहीं बल्कि गहराई में भी जाना होता है, डेप्थ में। हाँ, डेप्थ बहुत क्रिटिकल है। हमारे स्टैक में अगला बड़ा टॉपिक फिल्टर्स की संख्या और एक्टिवेशन फंक्शंस का है। अगर कोई डेवलपर एकदम स्क्रैच से नेटवर्क बना रहा है, तो वो ये कैसे डिसाइड करे कि एक लेयर में 32 फिल्टर्स रखने हैं, 64 रखने हैं या 128? देखिए, फिल्टर्स का नंबर सीधे तौर पर आउटपुट फीचर मैप की डेप्थ तय करता है। वो कैसे? हर एक फिल्टर इमेज में किसी एक खास पैटर्न को ढूंढने का एक्सपर्ट होता है। कोई फिल्टर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस डिटेक्ट करेगा, कोई वर्टिकल लाइंस। हाँ, कोई कर्व्स डिटेक्ट करेगा, तो कोई खास कलर ग्रेडियंट्स। तो लॉजिकली तो हमें ज्यादा से ज्यादा फिल्टर्स लगाने चाहिए ना, ताकि हम हर मुमकिन फीचर को कैप्चर कर सके। थ्योरी में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा फिल्टर्स का मतलब है बहुत अधिक पैरामीटर्स और एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई प्रोसेसिंग कॉस्ट। बिल्कुल। इसलिए फिल्टर्स की गिनती टास्क के कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से चुनी जानी चाहिए। मतलब टास्क कितना मुश्किल है। हाँ, अगर हम सिर्फ हाथ से लिखे हुए नंबर्स पहचान रहे हैं तो कम फिल्टर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम किसी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज में अलग अलग तरह के पेड़ या इमारतें ढूंढ रहे हैं, तो हमें यकीनन ज्यादा फिल्टर्स की जरूरत पड़ेगी। मेक सेंस। अब जब इन फिल्टर्स ने अपना काम कर लिया और फीचर्स निकाल लिए, तो नेटवर्क को ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा सिग्नल आगे जाएगा और कौन सा वहीं ड्रॉप हो जाएगा। और इसके लिए एक्टिवेशन फंक्शंस काम आते हैं। हमारे पास ऑप्शंस तो कई हैं, जैसे सिग्मोइड, 10H, लेकिन रिसर्च में हर जगह रेलू का ही नाम सबसे ऊपर है। हाँ, रेलू यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। इसने वाकई डीप लर्निंग की दुनिया बदल दी है। ऐसा क्या खास है इसमें? इसके पीछे 2 बहुत बड़े रीजंस हैं। पहला, इसका गणित बहुत ही सिंपल और कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है। ये काम कैसे करता है? ये बस इतना चेक करता है कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो उसे 0 कर दो, और अगर पॉजिटिव है तो उसे वैसा ही पास कर दो। बस यही। ये सिंपल रूल नेटवर्क में नॉन लीनियरिटी ले आता है, जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीखने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा रीजन शायद वो कुख्यात वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम से जुड़ा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये प्रॉब्लम क्या थी? जब हम बहुत डीप नेटवर्क्स बनाते थे और सिग्मॉइड जैसे फंक्शंस यूज करते थे, तो बैक प्रोपगेशन के दौरान ग्रेडियंट्स इतने छोटे हो जाते थे कि शुरुआती लेयर्स तक पहुंचते पहुंचते उनका असर खत्म हो जाता था। मतलब मॉडल की शुरुआती लेयर्स कुछ सीख ही नहीं पाती थीं। हाँ,
रेलू ने इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर दिया है। क्योंकि इसके पॉजिटिव साइड का ग्रेडियंट हमेशा 1 रहता है। एग्जैक्टली वो कभी सिकुड़ता या वैनिश नहीं होता। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। नेटवर्क को सिर्फ डेटा देना काफी नहीं है, उस डेटा के फ्लो को मैनेज करना भी आना चाहिए। सही बात है। इसी मैनेजमेंट के लिए एक और टेक्निक का जिक्र हमारे डेवलपर नोट्स में बहुत प्रोमिनेंटली हुआ है, पूलिंग। और स्पेसिफिकली मैक्स पूलिंग। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम नेटवर्क को बोल रहे हैं कि भाई इस 2x2 के ब्लॉक में जो सबसे लाउड सिग्नल है बस उसे रख लो, बाकी इग्नोर करो। मैक्स पूलिंग का काम ही यही है। ये स्पेशल डायमेंशंस को डाउन सैंपल करता है, लेकिन सबसे जरूरी फीचर्स को प्रिजर्व करते हुए। तो अगर 2x2 पिक्सल्स का एक ब्लॉक है तो मैक्स पूलिंग सिर्फ उस एक पिक्सल की वैल्यू को आगे भेजेगा जो सबसे बड़ी है, मैक्सिमम है। इससे तो एक साथ कई फायदे हो गए। डेटा का साइज भी कम हो गया और कंप्यूटेशन भी बच गया। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये ओवरफिटिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। ओवरफिटिंग? हाँ, जब नेटवर्क बहुत ज्यादा छोटी छोटी डिटेल्स को रटने लगता है ना, तो पूलिंग उसे थोड़ा रफ या जनरलाइज कर देती है, ताकि मॉडल सिर्फ जरूरी पैटर्न्स पर ही फोकस करे, नॉइज पर नहीं। बिल्कुल। अब तक हमने आर्किटेक्चर की ब्लूप्रिंट की बात की, लेकिन जब मॉडल एक्चुअल में ट्रेनिंग शुरू करता है तो एक ऐसा हाइपरपैरामीटर है जो सीधा कंट्रोल करता है कि मॉडल कितनी तेजी से सीख रहा है। आप लर्निंग रेट की बात कर रही हैं। हाँ, लर्निंग रेट। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो लर्निंग रेट शायद पूरे मशीन लर्निंग प्रोसेस का सबसे नाजुक डिसीजन है। इसको हम कैसे समझें? इसे एक पहाड़ से नीचे उतरने की तरह विजुअलाइज किया जा सकता है। ग्रेडियंट डिसेंट, जहां हमारा गोल सबसे निचली घाटी तक पहुंचना है, जो हमारा मिनिमम एरर है। तो अगर लर्निंग रेट हाई है तो मतलब हम बहुत लंबी छलांगे मार रहे हैं। तो लंबी छलांगे मारने में रिस्क ये है कि हम शायद उस निचली घाटी को पार करके सीधे दूसरी तरफ निकल जाएं। बिल्कुल, और कभी उस स्टेबल पॉइंट या कन्वर्जेंस तक पहुंच ही ना पाए। ट्रेनिंग बहुत अस्थिर हो जाती है, अनस्टेबल। इसके उलट अगर हम लर्निंग रेट को बहुत लो रखते हैं तो हम बहुत छोटे छोटे कदम रख रहे हैं। तब ट्रेनिंग स्टेबल तो होगी। स्टेबल होगी, लेकिन वो इतनी धीमी हो जाएगी कि मॉडल को कन्वर्ज होने में हफ्तों लग सकते हैं। बाप रे। और इसका एक और रिस्क भी तो है। हाँ, ये कि मॉडल किसी छोटी मोटी ढलान या लोकल मिनिमम में ही फंसकर रह सकता है। ये सोचे बिना कि असली घाटी तो अभी और नीचे है। बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट है। इसी स्पीड और स्टेबिलिटी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है बैच साइज। ट्रेनिंग के दौरान हम मॉडल को एक एक करके इमेज नहीं दिखाते। हाँ, बल्कि इमेजेस का एक गुच्छा या बैच देते हैं। बैच साइज ये तय करता है कि मॉडल अपने वेट्स को अपडेट करने से पहले कितने सैंपल्स को एक साथ प्रोसेस करेगा। अगर बैच साइज बहुत बड़ा है तो हार्डवेयर और मेमोरी की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। लेकिन बड़े बैच का फायदा ये है कि मॉडल को पूरे डेटा का एक अच्छा एस्टिमेट मिल जाता है, जिससे वेट अपडेट्स बहुत स्मूथ होते हैं। एकदम। और अगर बैच साइज छोटा हो तो छोटे बैच साइज से वेट अपडेट्स बहुत तेजी से होते हैं, लेकिन उनकी दिशा में थोड़ा शोर या फ्लक्चुएशन हो सकता है। क्या ये शोर हमेशा बुरा होता है? नहीं, मजे की बात यह है कि यह शोर कभी-कभी मॉडल को उसी लोकल मिनिमा से बाहर निकलने में मदद भी करता है, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। अच्छा, तो ये पूरी तरह से हार्डवेयर की लिमिट्स और मॉडल की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। यार, ये सारी टेक्निकल बातें सुनने में किसी के लिए भी थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकती हैं। हाँ, नए डेवलपर्स अक्सर इसमें खो जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रैक्टिकली मॉडल्स बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास जो टेक आर्टिकल्स हैं, उनमें कुछ बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। सबसे पहली एडवाइस यही है कि कभी भी स्क्रैच से बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाने की कोशिश न करें। स्टार्ट सिंपल। ये बहुत जरूरी है। हमेशा बेसिक सेटिंग्स और कम लेयर से शुरुआत करनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी चाहिए। हाँ। और शायद सबसे बड़ा हैक ये है कि हमें हर बार पहिया दोबारा इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब प्री ट्रेन्ड मॉडल्स इस्तेमाल करना एक गेम चेंजर है। बिल्कुल। ये मॉडल्स पहले से ही लाखों इमेजेस पर ट्रेन हो चुके हैं और इन्हें बेसिक फीचर्स जैसे एजेस, शेप्स पहचानने आते हैं। हमें बस इन्हें लेना है और अपने स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से फाइन ट्यून करना है। इसे ट्रांसफर लर्निंग कहते हैं। ये बहुत टाइम बचाता है। और जहां तक सही हाइपर पैरामीटर्स ढूंढने की बात है, तो उसके लिए भी टूल्स हैं। हाँ, ग्रिड सर्च या रैंडम सर्च जैसे ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस को खुद टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सक्सेसफुल मॉडल सिर्फ वो नहीं है जो ट्रेनिंग डेटा पर 99% एक्यूरेसी दे दे। नहीं, असली टेस्ट तो तब होता है जब मॉडल को ऐसा डेटा दिखाया जाए जो उसने पहले कभी नहीं देखा। यहीं पर ओवरफिटिंग से बचने की टेक्निक्स पिक्चर में आती हैं। ओवरफिटिंग मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। मॉडल ट्रेनिंग डेटा को रट लेता है लेकिन नए डेटा पर बुरी तरह फेल हो जाता है। तो इसे रोकें कैसे? इसे रोकने के लिए
ड्रॉप आउट जैसी टेक्निक्स यूज होती हैं। ड्रॉप आउट मतलब ट्रेनिंग के दौरान रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को स्विच ऑफ कर देना। हाँ, इससे नेटवर्क किसी एक स्पेसिफिक न्यूरॉन या पाथवे पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होता। और फीचर्स को जनरलाइज करना सीखता है। एकदम सही। इसके अलावा डेटा ऑगमेंटेशन भी बहुत असरदार है। इसमें हम अपनी लिमिटेड इमेजेस को रोटेट करके, जूम करके या फ्लिप करके डेटा सेट को आर्टिफिशियली बड़ा कर देते हैं। हाँ, इससे मॉडल को हर एंगल से चीजों को पहचानने की प्रैक्टिस हो जाती है। और अर्ली स्टॉपिंग तो है ही। हाँ, जैसी लगे कि मॉडल वैलिडेशन डेटा पर खराब परफॉर्म करने लगा है, ट्रेनिंग को वहीं रोक दो। हमारे स्टैक के आखिरी हिस्से में एक ऐसा रिसर्च पेपर था जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। अच्छा, कौन सा? हम हमेशा CNN को इमेजेस और कंप्यूटर विजन के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन उसमें बताया गया है कि CNN का यूज नॉन इमेज डेटा के लिए भी शानदार तरीके से हो रहा है। ये सच में एक फैसिनेटिंग एरिया है। CNN सिर्फ इमेजेस तक लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल। इनका इस्तेमाल स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP में भी हो रहा है। लेकिन कैसे? टेक्स्ट या आवाज तो इमेज नहीं है ना? देखिए, CNN को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनपुट क्या है। उसे बस एक स्ट्रक्चर्ड डेटा ग्रिड चाहिए। मतलब कोई भी डेटा जो ग्रिड फॉर्म में हो। हाँ, अगर हम ऑडियो वेव्स को स्पेक्ट्रोग्राम कन्वर्ट कर दें तो वो भी एक 2D इमेज जैसा बन जाता है जिसे CNN प्रोसेस कर सकता है। बिल्कुल। और इसी तरह NLP में शब्दों को वर्ड एम्बेडिंग्स के जरिए मल्टी डायमेंशनल एरेज में बदला जाता है। और फिर CNN इन एरेज पर भी वैसी ही पैटर्न्स ढूंढता है जैसे वो किसी बिल्ली या कुत्ते की इमेज में ढूंढता है। एग्जैक्टली सही समझे आप। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो CNN कोई ब्लैक बॉक्स मैजिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका असली पोटेंशियल तब अनलॉक होता है जब हम इसके हाइपर पैरामीटर्स को समझते हैं। कर्नल साइज, स्ट्राइड, पैडिंग, लर्निंग रेट, ये सिर्फ रैंडम नंबर्स नहीं है। नहीं है। ये वो कंट्रोल नॉब्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि मॉडल कितना स्मार्ट, कितना फास्ट और कितना रिलायबल होगा। और यही मेरी सबसे बड़ी कोर बिलीफ भी है। सिर्फ थ्योरी पढ़ना या किसी ट्यूटोरियल से कोड कॉपी कर लेना काफी नहीं है। हाँ, नॉलेज की असली वैल्यू तब है जब हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें और उसके पीछे का क्यों समझें। हर डेटा सेट अलग होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के बिना हम कभी भी एक ऑप्टिमाइज्ड मॉडल नहीं बना सकते। कभी नहीं। हमें लगातार एक्सपेरिमेंट करना होगा और हर पैरामीटर के इफेक्ट को एनालाइज करना होगा। बिल्कुल। प्रयोग और सोच ही इस फील्ड को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ आज की चर्चा के अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। वो क्या है? सोर्सेज में बताया गया था कि CNN, NLP और स्पीच के लिए यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम डेटा को मल्टी डायमेंशनल एरेज में बदल सकते हैं। हाँ, स्पेक्ट्रोग्राम और एम्बेडिंग्स के जरिए। तो आगे चलकर क्या होगा? अगर आवाज और शब्द इमेजेस की तरह प्रोसेस हो सकते हैं, तो क्या इंसानी अनुभवों से जुड़ा और भी कोई ऐसा डेटा हो सकता है, जैसे हमारे इमोशंस या हमारी मेमोरीज, जिसे हम एरेज में बदलकर मशीनों को देखने और गहराई से समझने के लिए दे सकें? ये किसी के भी सोचने और आगे एक्सप्लोर करने के लिए एक बेहतरीन सवाल है।